अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। हुक्मरान जमात के इत्तेहादी खुलकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ना सिर्फ सामने आ गए हैं बल्कि उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के सामने आकर हुकूमती इक़दामात और फ़ैसला साजी पर एतराज़ात भी उठाने शुरू कर दिए हैं और उनको मुस्तरद करना भी शुरू कर दिया है। और ये बुनियादी तौर पर एक इशारा होता है उस सूरत हाल का जो जहाँ पर इस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खड़ी नज़र आ रही है, यानी वो इस वक्त अपने पैरों पर मजबूती के साथ जमी हुई नहीं है बल्कि हुकूमत की कमज़ोरी का तासुर हर दूसरे दिन ही, हर गुज़रते दिन के साथ मुस्तहकम होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। और गैर मुस्तहकम हुकूमत का जो तासुर है वो बुनियादी तौर पर पूरे स्ट्रक्चर की साख के ऊपर एक सवालिया निशान बनकर खड़ा हो जाता है। अब अगर हम देखें मौजूदा हालात तो हमें ये नज़र आता है कि अपोजिशन गुज़िश्ता 10 दिन से 12 दिन से मुसलसल राब्ते किए जा रही है, मुलाकातें किए जा रही है और इस बात का तासुर कम से कम देने की हद तक कामयाब हो चुकी है कि वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुलाकातें करने के बावजूद और एक दूसरे के साथ रब्ता करने के बावजूद, मुख्तलिफ अरकान असम्बली को तोड़ने के दावों के बावजूद, अरकान असम्बली की तरफ से इस्तीफ़े देने के ऐलान के बावजूद, हुकूमत ये जो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला कुन राउंड है ये शुरू कब होगा? क्या अपोजिशन की तरफ से अब तक किए गए ऐलानात सिर्फ चाय की प्याली में तूफ़ान और अपने आप को पॉलिटिकल मैदान में रेलिवेंट करने की कोशिश है? क्योंकि कल भी मुलाकात हुई, परसों भी मुलाकातें हुई, लेकिन इन मुलाकातों का कोई सॉलिड आउटकम अभी तक सामने नहीं आ रहा। और अब इस बात का इम्कान पैदा हो रहा है कि आज रात को आसिफ अली जरदारी साहब की परवेज़ इलाही से मुलाकात, और आज इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त भी मॉडल टाउन लाहौर में एक मुलाकात जारी है जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब सर जोड़ के बैठे हैं। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे यकीनी तौर पर इस मुलाकात का कुछ ना कुछ आउटकम सामने आ चुका होगा, लेकिन हतमी जो इसका फैसला है वो जरदारी साहब की परवेज़ इलाही साहब के साथ बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात के नतीजे में ही सामने आएगा। यानी आने वाले 24 घंटे इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि वो इस बात का तयन करेंगे कि अपोजिशन की तरफ से किए जाने वाले ऐलानात महज ऐलानात थे, महज गीदड़ भभकी थी, या उनके अंदर किसी किस्म का कुछ संजीदगी का एलिमेंट भी शामिल था, या ये जानबूझकर एक बाई डिज़ाइन एक एक्टिविटी इस तरह की जा रही है ताकि हुक्मरान जमात और हुक्मरान एक ऐसी स्ट्रेटजी ना बना सकें, एक ऐसी हिकमत अमली ना तैयार कर सकें जो अपोजिशन की तरफ से पेशकदमी का तोड़ साबित हो। और यही वजह है कि अभी तक हमारे सामने मंजरनामा क्लैरिटी में सामने नहीं आ सका। अब अगर हम इत्तेहादी जमातों की तरफ तवज्जो करें, बल्कि इत्तेहादी जमातों से पहले मैं एक अहम तरीन सरकारी ओहदेदार का जिक्र करना आपके सामने ज़रूरी समझूंगा, वो है अटॉर्नी जनरल जनाब खालिद जावेद खान साहब। आप खालिद जावेद खान साहब से जिस हद तक भी इख्तलाफ करें कि वो हुकूमत को मुख्तलिफ जगहों पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक बात पर उनका सानी नहीं है कि वो गलत बात को गलत कहने की, मीडिया पर आके कहने की, प्राइम मिनिस्टर के सामने जाकर कहने की और अदालत के अंदर खड़े होकर कहने की जुर्रत रखते हैं। और इस हुकूमत के अंदर एक ऐसा करैक्टर यकीनी तौर पर जिसे हम कह सकते हैं फ़िरौन के घर मूसा वाली मिसाल के तौर पर ही कहा जा सकता है, जहाँ पे कोई मुखालफाना आवाज़ सुनने को तैयार ना हो, वहाँ पर ख़ुद हुकूमती हलकों के अंदर एक शख्सियत सामने आए और ज़िम्मेदारी डाल दे पीका कवानीन के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर को शायद इस पूरे कानून के बारे में ब्रीफ नहीं किया गया था, और ये इख्तरा करार दे दे खालिद जावेद खान साहब कि ये फवाद चौधरी और फ़रोग़ नसीम की ज़हनी इख्तरा है और इसको यकीनी तौर पर इस कानून पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। और मैं प्राइम मिनिस्टर से इस हवाले से बात करूँगा कि ये कानून जिस शक्ल के अंदर ऑर्डिनेंस की सूरत में सामने लाया गया है ये ख़ुद हुकूमत की साख के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित होगा। और ऐसी आवाज़ों को, ऐसी शख्सियात को यकीनी तौर पर इनकी पजीराई बख्शनी चाहिए। अब खालिद जावेद खान साहब की आवाज़ के साथ ये जो कानून है इस वक्त इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इस हवाले से बात होती है तो पीका कानून के ऊपर अमल दरामद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको रोक देती है। दूसरी जानिब हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें MQM है, मुस्लिम लीग काफ है, ये जमातें भी खुलकर पीका कानून के हवाले से सामने आती हैं। और MQM की तरफ से तो बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़त लिखा जाता है कि वो इस ऑर्डिनेंस के तहत पीका लॉज के अंदर जो
ترامیم کی گئی ہیں وہ اس سے متفق نہیں ہیں، اور ان کی جماعت اس قانون کو اس شکل کے اندر تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ اس قانون کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور یہ بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان کے منافی ہے۔ اور ایم کیو ایم کی طرف سے اپنی ہی جماعت کے ایک رکن فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ بھی یقینی طور پر اسی سمت میں اشارہ دے رہے ہیں کہ اب جو حکومت ہے وہ کمزوری کی حالت میں ہے، اور جب کمزوری کی حالت میں ہوتی ہے تب اس کے اوپر حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ حملے اب ہم تواتر سے ہوتا ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں تو مولانا فضل الرحمان سے یہ جو ریسنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں جن کا تعلق یہ سارے عوامل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آصف علی زرداری صاحب کی آمد اور ان کے ساتھ ملاقات پر۔ اچھا، اس ملاقات کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس ملاقات سے پہلے ہی میڈیا کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ جناب اس ملاقات کے بعد کسی قسم کی میڈیا بریفنگ نہیں دی جائے گی، لہٰذا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر آنے کی زحمت گوارا نہ کریں، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ اب اس بارے میں کچھ خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان دو امور پر اختلافات پائے گئے۔ پہلا، مولانا فضل الرحمان کی یہ خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی 27 فروری کو ہونے والا اپنا لانگ مارچ اس کو ملتوی کر دے اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر مشترکہ لانگ مارچ کرے۔ دوسرا، آصف علی مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے پروسیجر کا آغاز بنیادی طور پر پہلے اور سالڈ حملے سے کیا جائے، یعنی نیشنل اسمبلی میں قائد ایوان عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے۔ جبکہ آصف علی زرداری صاحب کا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ اور پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے دوران چونکہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت حد تک پورے ملک کے اندر جاری ہوگی اور ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر دونوں طرف سے حکومت کے اوپر پریشر ہوگا، لہٰذا یہ جو دونوں لانگ مارچ ہیں یہ الگ الگ ہی ہونے چاہیے، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونے سے لامحالہ طور پر حکومت کئی محاذ پہ مصروف ہو جاتی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، سیکیورٹی دینی ہوتی ہے، اس دوران جو مومنٹم ہے وہ ڈیولپ ہوگا، ٹاک شوز ہوں گے، پیپلز پارٹی کے رہنما مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کے تقریریں کریں گے، اور تقریریں کرنے کا مطلب ہے عمران خان صاحب کی حکومت پر تنقید ہے، اور اس تنقید کا یقینی طور پر کسی نہ کسی حوالے سے ایک مومنٹم ہے وہ ڈیولپ بھی کرتا ہے اور رائے عامہ کو ہموار بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فیصلہ کن حملے کا بھی پیپلز پارٹی کی رائے میں اس پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کی جو الائنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کا تھمبنیل آپ ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ پہلے پنجاب پرویز الہی صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو مشورہ دے دیا، یعنی پنجاب میں پہلے طریقے عدم اعتماد لائی جائے بنسبت اس کے کہ مرکز میں لائی جائے۔ اب یہ جو تجویز ہے کاف لیگ کی طرف سے اس کا تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس کا فائدہ یقینی طور پر کاف لیگ کو ہوگا اگر ان ہاؤس چینج آتی ہے، اور کاف لیگ حکومتی اتحاد سے الگ ہوتی ہے بالفرض محال، اور وہ حکومتی اپوزیشن کے بینچز پر آتی ہے تو ان کے پاس اسپیکرشپ سے بڑھ کر آفر دی جا سکتی ہے، اور یقینی طور پر وہ چیف منسٹرشپ چاہے ان کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے لیے ملے، وہ اسپیکرشپ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں گے۔ اور آصف علی زرداری صاحب بھی اس فارمولے کو تسلیم کرتے ہیں، اور ذہنی طور پر وہ اور مولانا فضل الرحمان دونوں یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اگر تبدیلی آتی ہے تو اس کا بینیفیشری پرویز الہی صاحب ہوں۔ البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پہلے طریق عدم اعتماد مرکز میں داخل کی جائے اور اس کے بعد پنجاب میں داخل کی جائے۔ اب اس ڈیڈ لاک کو یا اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے لاہور میں آصف علی زرداری صاحب آئے اور ان کی شہباز شریف صاحب سے اور مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات سے پہلے یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس ملاقات میں جے یو آئی کا وفد بھی شریک ہوگا۔ البتہ سیم پیٹرن کو اڈاپٹ کیا گیا، اور یہاں پر بھی اس بات کو پھیلایا گیا، اس بات کو کنوے کیا گیا میڈیا تک کہ جناب آپ کو بلاول ہاؤس بیریا ٹاؤن آنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میڈیا ٹاک نہیں ہوگی۔ البتہ
वहाँ पर मौजूद मुलाकात से पहले जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनका ये कहना था, और मुलाकात के बाद भी, कि बॉडी लैंग्वेज दोनों लीडर्स की बहुत ज़्यादा बेहतर थी और पॉजिटिव थी। अच्छा, अब इस मुलाकात में जो बिलावल हाउस में हुई वहाँ पर भी इसी एक पहलू पर गौर किया गया। अगर आप मेरी कल की वीडियो देखें दोबारा तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि मैंने कहा था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चारों महाज एकदम से गर्म किए जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद भी होगी, स्पीकर नेशनल असम्बली के ख़िलाफ़ भी होगी, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम खान सूरी साहब के ख़िलाफ़ भी होगी, और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी होगी। और पीपल्स पार्टी ने कल बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि सबसे पहले स्पीकर नेशनल असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और उसके बाद पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और उसके बाद फैसला कुन राउंड खेला जाए, क्योंकि इसके बाद हुकूमत इखलाकी तौर पर दबाव का शिकार होगी और अपोजिशन अपनी सियासी साख के हवाले से बिल्कुल ऊपर होगी, एट द टॉप होगी, और लिहाजा जब वो एट द टॉप होगी तब वो हुकूमत को धकेल कर दीवार के साथ लगाने की पोजीशन में भी होगी, और उस वक्त इत्तेहादियों के लिए भी हमारे पास वापस आने का रास्ता खुला होगा। और कल की मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को ये तजवीज़ भी दी कि वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले 15 से 20 अरकान असम्बली का इस्तीफ़ा दिलवाने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है, और 15 से 20 अरकान असम्बली इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून है उसके साथ एग्रीमेंट पर हैं कि जिस वक्त मुस्लिम लीग नून कहेगी ये तमाम अरकान इस्तीफ़ा दे देंगे। और इसी हवाले से फिर वहाँ पर गुफ्तगू भी हुई, और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि वो नवाज शरीफ साहब से राब्ता करेंगे। अब आज की जो इस वक्त मुलाकात हो रही है मॉडल टाउन में, ये है इनफैक्ट 3 बड़ों की मीटिंग, यानी मुस्लिम लीग नून का जो सदर है शहबाज शरीफ साहब वो वहाँ पर मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब इस मुलाकात से पहले मौलाना फजलुर रहमान की भी नवाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो चुकी है, और कुछ ज़राए इस बात का भी आगाह कर रहे हैं कि कल की मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने परवेज़ इलाही साहब को भी मुलाकात की दावत दी थी और उनको फ़ोन किया था, जिसके नतीजे में आज शाम को आसिफ अली जरदारी साहब की परवेज़ इलाही से मुलाकात होगी। यानी अब वो जो एक स्टेज सजाया गया था हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने का, अब वो मामला अब फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रहा है, और जो काफ लीग है उसके सरबराह के साथ होने वाली आज की मुलाकात यकीनी तौर पर फैसला कुन होगी। और अगर आप कल को साहबजादा सुल्तान जो वफाकी वज़ीर सुफ़रान हैं उनके साथ परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात के हवाले से जो मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर और वेबसाइट्स के ऊपर ख़बर पड़ी है, अगर आप उसको देखें तो उस ख़बर के अंदर भी परवेज़ इलाही साहब ने इससे ऐसे ही इशारे दिए हैं कि हम सियासी सूरत हाल को देखते हुए फ़ैसला करेंगे और अपनी सियासी साख पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब यकीनी तौर पर जब ये 2 बातें आती हैं परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, तो एक वाज़ेह इशारा है कि परवेज़ इलाही साहब ने इस वक्त अपने लिए तमाम ऑप्शंस को बिल्कुल ओपन छोड़ा हुआ है, और वो ये देखना चाहते हैं कि अपोजिशन की तरफ से इन हाउस चेंज का जो ऊँट है ये किस करवट बैठेगा। और अगर उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि इन हाउस चेंज का जो ऊँट है वो उनकी फेवर के अंदर बैठेगा, तो फिर यकीनी तौर पर वो तख्ते लाहौर के ऊपर बिराजमान होने के लिए 110% रेडी हो जाएंगे, और काफ लीग के साथ मिलने के बाद अपोजिशन के लिए बहुत सारी मुश्किलात, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर इन हाउस चेंज के ऑप्शन को यूटिलाइज़ करने के लिए ऑप्शंस बहुत आसानी के साथ खुल जाएंगी। अब तरीन साहब का फैक्टर भी इस सारे सूरत हाल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए भी कुछ प्लानिंग की गई है, और उसके लिए जो ज़िम्मेदारी थी बुनियादी तौर पर जो तरीन साहब को नून लीग के करीब लाने की, काफ लीग को नून लीग के करीब लाने की, इसकी ज़िम्मेदारी ली हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब ने। अब एक मुलाकात तो उनकी हो गई है, अब काफ लीग और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात को मज़ीद कम करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अपनी खिदमत पेश की हैं वो अब इम्पॉर्टेंट है, और देखना ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब अपने इस नए मिशन पर किस हद तक कामयाब होते हैं, और आज रात को कौन सा बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है। इमरान खान साहब के दौरा रूस से पहले
اور دورہ روس کے دوران ہونے والے دھماکوں کا سلسلہ مجھے لگتا ہے جاری رہے گا، جس کی دھمک انہیں ماسکو میں بھی سنائی دے گی، اور اس کے بعد ان کے آنے کے بعد جو سیاسی کھیل ہے وہ پراپرلی آغاز ہوگا اس کا، اور دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی دھماکہ آج جو ہونے جا رہا ہے اب وہ کیسا ہوگا اور اس کے آفٹر شاکس کس طرح آئیں گے سامنے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔